एक्चुअली कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो गई थी। तब से हम लोग इन लोगों को लगातार भारत सरकार को और विपक्ष को और जितने भी मुख्यमंत्री थे तब के और अब के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, कई मुख्यमंत्री चेंज हो गए, उनको हम लोग पत्र लिख रहे हैं। पत्र के माध्यम से हमने उनको बताया था, भारत सरकार को बताया था कि देश में अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई आदि की समस्या चल रही है और जो प्रॉब्लम चल रही है और भारत सरकार को जो राजस्व प्राप्त होता है, इनको इसके अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो जाएगा। हमारे पास ऐसे आइडियाज़ हैं जिनको लागू करके अलग से राजस्व प्राप्त हो जाएगा, जिसे हम लोग जैसे प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में, पहले हमारे सिस्टम से प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 960 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष दिए जा सकते हैं। 543 लोकसभा क्षेत्र हैं, 5,21,280 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष अलग से दिए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर के लिए 6,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा था प्रतिवर्ष, और उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के लिए 2,005 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का प्रावधान रखा था। और कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने घोषणा पत्र में 2,000 गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रतिवर्ष देने का वादा किया गया था। हमारे पहले सिस्टम से ही 3,28,50,000 लोगों को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा सकती है तथा 33,592 लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार के अवसर दिए जा सकते हैं। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 600 करोड़ रुपए हेल्थ सेक्टर में दिए जा सकते हैं, जिससे प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में एम्स लेवल का हॉस्पिटल बनाया जा सकता है, जिससे जैसे लोग दिल्ली जाते हैं, जहाँ कहीं एम्स कहीं दूसरी जगह जाते हैं, इलाज के लिए जाते हैं, तो उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो और वहाँ जाके वो बहुत परेशान होते हैं, उनको उनकी रहने की व्यवस्था नहीं हो पाती, उनके इलाज की व्यवस्था नहीं हो पाती, उनका नंबर नहीं आता है, कई लोग बीमारी से ऐसे ही मर जाते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा था कि प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में अगर एम्स लेवल का हॉस्पिटल बन जाएगा और लोगों को फ्री इलाज की सुविधा दी जा सकेगी, तो इस समस्या का बहुत अच्छे स्तर पर समाधान हो सकता है। और 1500 सेकंड सिस्टम में 1500 व्यक्तियों के ऊपर प्रति व्यक्ति को रोजगार के अवसर दिए जा सकते हैं। मतलब अगर 1500 लोग हैं तो उसमें से एक आदमी को डायरेक्ट रोजगार दिया जा सकता है, जिससे भारत सरकार को अनुमानित 25 से 30 लाख रुपए राजस्व की प्राप्ति होगी, जिसको हम लोग वेलफेयर में खर्च कर सकते हैं। जैसे 543 लोकसभा क्षेत्र हैं, तो सभी में इक्वल अगर धनराशि बांट दी जाती है तो उससे हमारे पहले साल में ही हमारे देश का बहुत बड़ा विकास हो सकता है। और ये जितनी भी वित्त व्यवस्था है वो अलग से होनी है। वर्तमान में जो चल रही वित्त व्यवस्था उसे प्रभावित नहीं किया जाएगा। समांतर अर्थव्यवस्था ऑब्लिक वित्त व्यवस्था उत्पन्न की जाएगी। आधारभूत सुविधाएं जैसे पक्की व चौड़ी सड़कें, 24 घंटे न्यूनतम दरों पर विद्युत आपूर्ति, पीने का पानी, जल निकासी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, सोशल सिक्योरिटी, पर्यावरण की शुद्धता आदि सुविधाएं सुगमतापूर्वक दी जा सकती है। मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ, प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में एम्स लेवल के हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। अधिकारियों, कर्मचारियों, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जाएगा। ये जनता के नौकर ऑब्लिक सेवक के रूप में कार्य करेंगे, क्योंकि पैसा जनता का है, वोट जनता का है, मालिक जनता है। लेकिन आजकल जैसे वोट चोरी हो रही है तो उसमें जनता को तो कुछ समझा ही नहीं जाता है। जनता की इच्छा की कोई जगह ही नहीं है वर्तमान व्यवस्था में। हमने नफरत की राजनीति बंद करने को बोला था, चाटुकार पत्रकारिता बंद करने को बोला था। किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म व लिंग के आधार पर भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाएगा। टोल टैक्स में 25% की कमी की जाए। टोल टैक्स की न्यूनतम दूरी 100 किलोमीटर की जाए। वाहन की गति सीमा 100 से 120 नॉर्मल हाईवे पे और एक्सप्रेस वे पे 100 से 150 की जाए। भारत की समस्त नदियों को जोड़ा जाए, जिससे बाढ़ व सूखे की स्थिति से निपटा जाए और कई लाख हेक्टेयर भूमि उपजाऊ हो सकती है, जिससे हमारे देश में अन्न की व्यवस्था हो सकती है। अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकते हैं। महंगाई को न्यूनतम किया जाए। पर्यावरण को शुद्ध करने के सभी कार्यक्रम किए जाए। इमारती लकड़ी का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाए। अगर हम इमारती लकड़ी का न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर देंगे तो किसान इसकी खेती की तरफ आएगा। ये करीब 6-7 साल की खेती है, जिससे हम लोग जैसे पपलर, सफेदा आदि पेड़ लगाते हैं,
और जिससे आपका वातावरण भी शुद्ध होता है और आपका किसान भी आत्मनिर्भर बन सकता है। और ऐसी योजना लाई जाए, जैसे शिक्षा व्यवस्था है तो 10th के बाद 5 साल का ऐसा कोर्स करवाया जाए कि बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उसे उस क्षेत्र की एजुकेशन दी जाए। 3 साल की ग्रेजुएशन हो जाएगी, 2 साल की मास्टर्स हो जाएगी, तो बच्चा जब 20-21 साल का होगा तो वो आत्मनिर्भर हो जाएगा, अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। जनता की किसी प्रकार की समस्या का जमीनी स्तर पर तत्काल निराकरण किया जाए। शस्त्र नीति आसान की जाए, प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाए। तीसरा व चौथा लाइसेंस जो भारत सरकार द्वारा बंद कर दिया गया उसे बहाल किया जाए। तहसील स्तर पर प्रशिक्षण केंद्र खोले जाए। लाइसेंस नीति इजी की जाए। जैसे लाइसेंस बनने में ये दलाल टाइप के लोग या अन्य लोग सक्रिय हो जाते हैं। एक शस्त्र लाइसेंस के पीछे कोई 6 लाख मांगता है, कोई 5 लाख मांगता है, कोई 4 लाख मांगता है। अगर हम लोग रिवाल्वर और पिस्टल के लाइसेंस के लिए भारत सरकार 1.5 लाख रुपए फीस रख दे, 1 लाख रुपए राइफल के लाइसेंस के लिए रख दे, 50,000 रुपए डबल बैरल के लाइसेंस के लिए रख दे और प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया जाए। जैसे आपने हथियार रखना कैसे, चलाना कैसे, उसका यूज कैसे करना है, उसका गलत उपयोग नहीं करना है। इससे इनको ट्रेन लोग मिल जाएंगे और कई लाख करोड़ का इनको राजस्व प्राप्त हो जाएगा। जब ये लाइसेंस बनाएंगे तब भी राजस्व प्राप्त होगा, जिसे वेलफेयर पे खर्च किया जा सकता है। जब ये हथियार बेचेंगे तब भी भारत सरकार को राजस्व प्राप्त होगा। जनता की इच्छा के अनुरूप एजेंडा तैयार किया जाए, उसे जमीनी स्तर पर लागू किया जाए। गांव व शहरों से अवैध अतिक्रमण हटाए जाए। आवारा पशुओं की समस्या का निस्तारण किया जाए व आवासीय क्षेत्रों में पशुपालन बंद किया जाए। प्रत्येक ग्राम में व्यायामशाला, वॉकिंग ट्रैक और पाथवे बनाया जाए। सेना पर राजनीति नहीं की जाए, सेना को सशक्त बनाया जाए। सेना पर राजनीति रोटियां ना सेकी जाए। रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम कम किए जाएं। अदालतों को भ्रष्टाचार से मुक्त किया जाए। ऑल वेदर सड़कों का निर्माण किया जाए। निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। किसी की व्यक्ति के विरुद्ध यदि कोई शिकायत आती है तो उसकी समस्त जांच करने के उपरांत ही शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था की जाए, ताकि किसी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर गलत इल्जाम ना लग सके या उसे सजा ना हो सके। सभी वाहनों की पंजीकृत वैधता 15 वर्ष के लिए निर्धारित है, इसीलिए वैधता अवधि से पूर्व वाहनों का पंजीयन को प्रभावित नहीं किया जाए, ताकि इनका संचालन भारतवर्ष के सभी राज्यों में किया जा सके। और 15 वर्ष के पश्चात भी अगर वाहन संचालित करने योग्य हैं तो उसकी पंजीयन अवधि में वृद्धि कर दी जाए। निष्पक्ष व कम चरणों में चुनाव कराने के प्रयास किए जाए। भ्रष्टाचार खत्म किया जाए। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन व प्रधानमंत्री हेल्पलाइन पर जो समस्या शिकायतें आती हैं उनका जमीनी स्तर पर 30 दिन के अंदर समाधान किया जाए। अब तो इन्होंने ये हेल्पलाइन ही बंद कर दी है। किसानों की भूमि को सीलिंग से मुक्त किया जाए या कम से कम 12 एकड़ से बढ़ाकर 50 एकड़ प्रति किसान किया जाए। इस संबंध में पत्र, ईमेल, ट्वीट के माध्यम से हम आपको बता चुके हैं और आपको और आपके कैबिनेट मंत्रियों को तथा विपक्ष के नेताओं को अवगत कराया जा चुका है, परंतु आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अतः अनुरोध है कि देश एवं जनमानस के हित में आप हमसे संवाद कर लें, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके, देश की जनता का हित सुरक्षित रह सके और उन्हें आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। नोट, वर्तमान में चल रही अर्थव्यवस्था से कोई भी सहायता राशि नहीं ली जाएगी, इसकी व्यवस्था अलग से कर दी जाएगी। और इसके अतिरिक्त जैसे ये ग्रीन टैक्स का मामला था, अवैध खनन का मामला था, ओवरलोड ट्रकों का मामला था। ओवरलोड ट्रक होते हैं, उनसे पत्थर गिरते हैं, कई लोगों की जान माल का नुकसान हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। ये कावड़ के नाम पे एनएच बंद कर देते हैं। तो मेरा इनको सुझाव है कि इनके लिए अलग से एक रोड की व्यवस्था कर दी जाए। ये कावड़ के नाम पे ट्रकों को अवैध रूप से रोक दिया जाता है, या कोई भी बात होती है, ट्रक चल रहे होते हैं तो ट्रकों को एक साइड में खड़ा करके उन्हें कई दिन तक खड़ा रखा जाता है। उनके साथ एकदम जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है। उनका ट्रकों का संचालित जो है निर्बाध रूप से होना चाहिए। उनके ऊपर जैसे ये पुलिस द्वारा जो गलत व्यवहार किया जाता है वो ना किया जाए। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में सड़कों की स्थिति बहुत खराब है और ये सड़क बनाते बाद में उसमें भ्रष्टाचार इतना टूट फैले जाती है। मैं अभी अपने यहाँ की बात बता रहा हूँ। ये मेरे यहाँ 1200 मीटर की एक सीसी रोड पड़ी है,
पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई है। रोड बनने के बाद 2 महीने से ऊपर हो गए, अभी तक साइडों में मिट्टी लगने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। लोगों के टैक्स का पैसा है, सड़क कई जगह से टूट गई है। पहले एक 250 मीटर रोड बनी थी, उसमें तुरंत ही जैसे ही बनी थी साइड में ईंटों का खड़ंजा लगा दिया गया था, जिससे वो 2 साल हो गए, अभी तक वो रोड टूटी नहीं है, सही चल रही है। ये नई रोड बनी है और बनते ही ये कई जगह से टूट गई है, इतनी लापरवाही है। तो क्या लगता है आपको भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं? नहीं, भ्रष्टाचार के साथ साथ लापरवाही है, लोगों के टैक्स का पैसा है। अब बताइए, 2 महीने बाद तक वो जो मिट्टी वाले हैं उनसे भी मैं ठेकेदार की बात करवा चुका हूँ, इनके जेई की बात करवा चुका हूँ। लड़के जो यहाँ पे गांव में चुनाव लड़ने के इच्छुक है, उन्होंने ग्रुप बनाया है, वो रोज इसको ठेकेदार को, जेई को, एक्सीएन को फोन करते हैं, डीएम तक को फोन करते हैं, कई बार शिकायत दर्ज करवा चुके हैं। यहाँ के जो राज्य मंत्री हैं उनसे मिल चुके हैं व्यक्तिगत रूप से उनके पास जाके, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकला है। तो सुनने वाला कोई नहीं, सुनने वाला कोई नहीं है। और जैसे ये दल बदल कर लेते हैं नेता, उन पे आजीवन प्रतिबंध लगाया जाए, पेपर लीक पे रोक लगाई जाए। और ये जो मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जैसे ये सीसी रोड बनाई गई है, तो ये 1200 मीटर रोड में करीब 50 मीटर पे 10 मीटर पे स्पीड ब्रेकर बना दिए गए। और लोगों को चलने में इतनी परेशानी हो रही, पूछो मत। बाद में मेरी जब उससे बात भी करे, लोगों ने बना, लोग क्या जबरदस्ती बनवा लेंगे? जहां तो इनको कोई लालच दिया गया, तभी लोगों के घर के आगे इन्होंने वो बना दिए। कोई रिश्वत ली गई है, ऐसे तो कोई नहीं बनाएगा। मैंने तो कभी नहीं सुना कि ऐसे कहीं ब्रेकर बनाए, और इतने ब्रेकर है पूछिए मत। मतलब उतनी रोड नहीं, मतलब 1200 मीटर रोड है और 13-14 ब्रेकर है उसमें। तो इस तरह की हमारी व्यवस्था है। जब इनसे कोई सवाल किया जाता है, ये लोगों के ऊपर टाल देते हैं। जी। अच्छा पाजी, जितने भी आपने ये मैनिफेस्टो बताया है, गवर्नमेंट को आपने आइडिया भी दिए, योगी सरकार को भी दिए, सेंटर में जो है केंद्र की सरकार को भी आपने दिया, मगर नतीजा कोई नहीं निकला। हालांकि इस आइडिया पर अगर सरकारें काम करें तो कितना बेनिफिट होगा? एक्चुअली इस बात को करीब 5-6 साल हो गए, कोरोना काल की बात है। कोरोना काल में हम दिया था, अगर ये लोग उस वक्त से काम करते तो अब तक हमारे देश की व्यवस्था बहुत अच्छी हो सकती। मैं ये कह रहा हूँ कि 1 साल में ही हम लोग जो बेसिक्स है, 960 करोड़ रुपए, मैं पहले सिस्टम बता रहा हूँ, जैसे 960 करोड़ रुपए हम प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में देते हैं। 960 करोड़ रुपए का मतलब 960 किलोमीटर रोड्स। अगर एक लोकसभा क्षेत्र में अलग से 960 किलोमीटर रोड बन जाए, 600 करोड़ रुपए हेल्थ सेक्टर में मिल जाए, और 1500 में प्रति व्यक्ति एक आदमी को रोजगार के डायरेक्ट अवसर मिल जाए, और 33,596 लोगों को प्रत्येक मतलब हर साल रोजगार के अवसर मिल जाए, 3,28,50,000 लोगों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि मिल जाए, हैं? मैं बेसिक बता रहा हूं, तो कितना फर्क आ जाएगा? 1 साल में कितना फर्क आ जाएगा? और 5 साल में क्या होगा? अभी यहाँ पे हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल बिका, मेडिसिटी हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, 177 करोड़ रुपए का बिका है, उसमें सभी सुविधाएं हैं। और सरकार के पास तो अपनी जमीन होती है, उसमें जमीन भी इंक्लूडेड है। सरकार के पास अपनी जमीन होती है, अगर 600 करोड़ रुपए एक लोकसभा क्षेत्र में खर्च हो जाए तो कैसा हॉस्पिटल बनेगा? 1 साल की बात बता रहा हूं, 5 साल में 6-5 3,000 करोड़ रुपया हो गया। आपने जो सरकार को सुझाव दिए थे, क्या उधर से कोई जवाब आया? कोई जवाब नहीं आता है, किसी का जवाब नहीं आता। मैं सरकार चाहती ही नहीं है कि अर्थव्यवस्था हमारी ठीक, चाहते नहीं है। मैंने भारत सरकार को, ये होना भारत सरकार से है, फाइनेंस मिनिस्ट्री से होना है। भारत सरकार के अलावा मैंने विपक्ष के जितने भी नेता है, पिछली बार हमें ऐसा लगा था कि जैसे ये लोग चले जाएंगे, हालांकि ये लोग बेईमानी करते हैं, बेईमानी करके ही ये टिके हुए हैं। तो मैंने विपक्ष के जितने भी नेता हैं, इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं, उनको मैंने लेटर लिखे, मेल किए, ट्वीट किए। उसके बाद उनके जो आदमी थे, जो उनके साथ दिन रात रहते हैं, उनको मैंने कहा कि आप मेरी मीटिंग करवा दीजिए, उनको कहिए अपने मैनिफेस्टो में ये चीजें ले आए। और कुछ होता ना होता, 90% लोग इनके साथ खड़े हो जाते।
अगर ये कितनी भी बेईमानी करते, 90% लोग जब अगर इनके साथ खड़े हो जाते तो क्या स्थिति होती। लेकिन वो लोग कौन सा सुनते हैं, वो भी तो नहीं सुनते हैं ना। प्रॉब्लम तो ये है। यहां से जो नैनीताल लोकसभा सीट से प्रत्याशी थे प्रकाश जोशी, उनको मैंने व्यक्तिगत रूप से 1 घंटा बैठ के उनको मैं समझाता रहा, मैं कहता रहा, मैं कहा आप मेरी एक बार बात करा दीजिए। तो कुल मिला के सरकार मानने को पंजाब के जो प्रभारी थे देवेंद्र यादव, उनसे मेरी बात हुई। अखिलेश यादव के जो निजी सचिव है गजेंद्र भैया, उनसे मेरी बात हुई। उनके साथ और लोग भी रहते हैं, उनसे मेरी बात हुई। मैंने कहा आप एक बार मेरे से बात कर लीजिए। मैंने उनको तो मैंने ये कहा था कि आप इंडिया गठबंधन में, आपका तो डबल फायदा हो जाएगा जब आप ऐसी चीज इन लोगों को देंगे। भी अब मान लो हम लोग एक उसमें हैं, भी मैं नहीं मिल सकता, आप तो मिल सकते हैं, आप तो मिलते ही हैं। तो आप अगर ममता बनर्जी को लिखा, अब ममता बनर्जी की स्थिति क्या है, कोई अच्छी स्थिति थोड़ी ना है। उनकी पार्टी क्या स्थिति है, खुद तोड़ जोड़ चल रहा है। तो अच्छी स्थिति थोड़ी ना है। कोई इनकी कोई सुनने वाला ही नहीं है। ये विपक्ष इकट्ठा होता ही नहीं है। प्रॉब्लम तो ये है ना। अच्छा सर, मोदी सरकार जो विकास के वादे कर रही है, सबका साथ सबका विकास, बहुत विकास कर रहे हैं, सब चर्चाएं आम चल रही हैं, क्या लग रहा है आपको? क्या तो आपको दिख रहा है कहीं विकास? आपको दिख रहा है विकास? और सबका साथ सबका विकास कहाँ है, ये तो बता दो आप। ये तो कहते हैं कि मुसलमानों को हमने टाइट कर दिया है, अब्दुल टाइट हो गया है। अब्दुल को टाइट करते करते इन्होंने सभी को टाइट कर दिया है। एक बार बताइए, क्या सिर्फ मुसलमानों को डीजल पेट्रोल और महंगाई नजर आ रही, बाकी किसी को नहीं मिल रही है? हाँ, इस मामले में तो सबका साथ है, ये बात तो मैं मानता हूं। बाकी विकास के मामले में क्या है, आपके सामने ही है। ये सड़कें बनाते, भ्रष्टाचार इतना है, सड़कें बनाते बाद में टूट पहले जाती हैं। अदरवाइज अगर अच्छी सड़कें बन जाएं, जैसे ये पैसे लगाते हैं उस हिसाब से सड़कें अगर बन जाएं, अगर उसमें भ्रष्टाचार ना हो तो 10-10, 15-15 साल सड़कें कहीं नहीं जाएंगी। अच्छा, जैसे आपने आइडिया दिया है और भारत सरकार कर्ज में डूबा हुआ है, अगर जो जिस पैटर्न का आपने ये आइडिया दिया है उस पैटर्न पे इन्होंने काम कर दिया तो ये कर्जा भी खत्म होगा, बेरोजगारी भी खत्म होगी। एक्चुअली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के रोजगार मिलेंगे। डायरेक्ट रोजगार मैं बता रहा हूँ, 1500 व्यक्ति पे प्रति एक व्यक्ति को डायरेक्ट रोजगार मिल सकता है। इनडायरेक्ट जब इतने पैसे एक लोकसभा क्षेत्र में खर्च होते हैं तो इनडायरेक्ट रोजगार भी मिलता है। जब 1 लाख रुपया 3,28,50,000 लोगों को प्रति हर साल मिलेगा तो वो खर्च करेंगे ना। तो खुशहाल होगा। क्यों नहीं होगा, एक बार बताइए। बेसिक क्या है हमारी अर्थव्यवस्था का? बेसिक क्या, कंजम्पशन तो है। जब आपके पास पैसा होगा तभी तो खर्च करोगे, जब आपके पास पैसा नहीं आएगा आप कहाँ खर्च करेंगे? फिर भी एक मैसेज क्या है सर इन लोगों के लिए, अगर ये नहीं भी मान रहे हैं, और जनता से क्या आपकी अपील है? क्योंकि जो मैंने नहीं, देखिए जनता से, देखिए जो बात अब ये लोग कह रहे हैं, ये जो आपकी वो सीजेपी बनी है, जो बातें ये कह रहे हैं, ये तो उतनी अच्छी तरह से नहीं बातें कह रहे हैं। उनके पास इस तरह का मॉडल तो नहीं है। मैं भी भ्रष्टाचार खत्म करने को कह रहा हूँ, मैं अदालतों से भ्रष्टाचार खत्म करने को कह रहा हूँ, मैं नफरत की राजनीति बंद करने को कह रहा हूँ, मैं चाटुकार पत्रकारिता बंद करने को कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ किसी व्यक्ति के साथ धर्म व लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए है। मैं इनको टोल टैक्स में कमी करने को कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं किसानों को समृद्ध करने की बात कर रहा हूँ, मैं पर्यावरण शुद्ध करने की बात कर रहा हूँ, जो बेसिक लोगों को चाहिए मैं तो उसी की बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बात सुन कौन रहा है? अच्छा सर, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं और वो एक संवाद करते हैं कि सोना मत खरीदो, पेट्रोल कम खर्च करो, पहले इससे क्या बेनिफिट हमारे देश को हो सकता है? नहीं, बेनिफिट क्या होगा, नुकसान ही है। नहीं, क्यों ना खरीदे यार, एक बार बताइए। आपने लोगों को इस लायक छोड़ा कहाँ के लोग सोना खरीद लें? आपने छोड़ा इस लायक? महंगाई कहाँ है? आप एक बात बताइए, सस्ता तेल ले रहे थे आप, क्या कहते हैं, ब्रिक्स के सदस्य हैं। हमारा देश ब्रिक्स का सदस्य है ना, उसमें रशिया है, चाइना है, ईरान है, ब्राजील है तो हमारी उनसे क्यों नहीं बन रही है? ईरान जो है हमसे हमारे देश की मुद्रा में हमें तेल दे रहा है, हम उससे क्यों नहीं ले रहे हैं? रशिया से हमें तेल सस्ता मिल रहा है, उससे क्यों नहीं ले रहे हैं? और जब तेल सस्ता मिल रहा था तो हमें क्यों नहीं दे रहे थे? जनता क्यों नहीं मिल रहा था? ठीक, उनके उद्योगपति साथियों को तो मिल रहा था, जनता को तो नहीं मिल रहा था ना। ठीक है। अब ये